नमस्कार। माली समाचार हिंदी में आपका स्वागत है। मैं दिनेश माली। आज 21 अक्टूबर 2022, आज ही के दिन साल 1951 में 21 अक्टूबर को जनसंघ की स्थापना हुई थी। चलिए आज हम जानते हैं जनसंघ के इतिहास के बारे में। जनसंघ राष्ट्रवाद को आवाज़ देने वाला पहला राजनीतिक दल, जिसके कार्यकर्ता सीमा से सियासत तक डटे रहे। जनसंघ की स्थापना आज ही के दिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा दिल्ली में की गई थी। देश के एक राजनीतिक दल से कितनी आशा की जानी चाहिए? एक राजनीतिक दल संकट के दौर में देश और देश की जनता के लिए कितनी अहम भूमिका निभाता है? इन सवालों का जवाब तलाशने पर पता चलता है कि जनता हर राजनीतिक दल का चुनाव करने से पहले उसे भरपूर आजमाती है। ऐसा ही एक जांचा परखा गया राजनीतिक दल है जनसंघ, जिसकी पहचान आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी के रूप में होती है। वही राजनीतिक दल जिसकी पहचान किसी ज़माने में दिया और बाती के चिन्ह से होती थी, आज कमल से होती है। साल 1951 में आज ही के दिन यानी 21 अक्टूबर को जनसंघ की स्थापना हुई। इसके बाद जितना कुछ हुआ वह पुरानी पीढ़ी के लिए इतिहास था और नई पीढ़ी के लिए वर्तमान। जनसंघ ने बीते अनेक दशकों में ऐसी कई वजह दी जिनके आधार पर जनसंघ को जानना और समझना बेहद ज़रूरी हो जाता है। चाहे वह जनसंघ का राजनीतिक इतिहास हो या युद्ध के दौरान निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका, नेताओं से लेकर कार्यकर्ता तक सभी ने अपने अपने हिस्से की जिम्मेदारी भरपूर निभाई। जनसंघ के चुनावी इतिहास के बारे में हम जानते हैं। 1951 में स्थापना के बाद जनसंघ के सामने कई तरह की चुनौतियाँ थीं, जिसमें सबसे बड़ी चुनौती थी साल 1952 में होने वाला पहला लोकसभा चुनाव। ऐसा दौर जब देश में केवल 4 राष्ट्रीय राजनीतिक दल थे। देश के पहले चुनाव हुए और जनसंघ को 3 सीटें हासिल हुई। एक बात सुनिश्चित हुई कि देश में एक ऐसा राजनीतिक दल है जिसकी प्रस्तावना राष्ट्रवाद है। 1957 में देश के दूसरे लोकसभा चुनाव हुए और नतीजे आने पर 2 विशेष बातें हुई। पहला, जनसंघ को पिछली बार से 1 सीट ज़्यादा हासिल हुई और स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी पहली बार सांसद चुने गए। तीसरे और चौथे लोकसभा चुनाव में जनसंघ का प्रदर्शन अप्रत्याशित था। 1962 के लोकसभा चुनाव में जनसंघ को 14 सीटें हासिल हुई और 1967 के चुनाव में 35 सीटें। इसके बाद जनसंघ को हासिल होने वाले परिणामों की सूरत बेहतर हुई। 1971 में हुए 5वें लोकसभा चुनाव में जनसंघ को 22 सीटें मिली। फिर आया आपातकाल का दौर। आपातकाल के बाद 1977 में हुए 6ठे लोकसभा चुनाव में जनसंघ ने जनता पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा। जनता पार्टी को कुल 295 सीटें हासिल हुई और देश की तथाकथित सेक्युलर राजनीतिक दल कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा। 30 महीने की इस सरकार के बाद 1980 में 7वें लोकसभा चुनाव हुए और इसमें जनसंघ को 35 सीटें हासिल हुई और 7 चुनाव लड़ रही जनता पार्टी को 31। फिर 6 अप्रैल 1980 में जनसंघ ने भारतीय जनता पार्टी की सूरत ली, जो फिलहाल हमारे देश के सत्ताधारी दल है। जनसंघ के सामने बहुत सी चुनौतियाँ आई। ऐसे तो जनसंघ ने कालखंड में अनेक राजनीतिक समस्याओं का सामना किया, लेकिन हर बड़ी मुश्किल से सकारात्मक नतीजे ही हासिल किए। जनसंघ देश का पहला राजनीतिक दल था जिसने जिम्मेदारी और जागीरदारी का विरोध किया। जनसंघ ने ही जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर तत्कालीन सरकार के रवैये को खुलकर विरोध किया। जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी का ही नारा था, एक देश में 2 विधान, 2 प्रधान और 2 निशान नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। इसके अलावा भारत ने जितनी बार पड़ोसी मुल्कों से युद्ध लड़ा, उतनी बार जनसंघ ने अपनी उपयोगिता साबित की। सवाल उठता है कि सेनाओं के युद्ध में राजनीतिक दलों की कैसी भूमिका? 1962 में जब चीन ने भारत पर हमला किया, तब जनसंघ
और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं ने सिविक और पुलिस ड्यूटी का किरदार निभाया। यही वजह थी कि तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने साल 1963 के दौरान हुई गणतंत्र दिन की परेड में इस कार्यकर्ताओं को मार्च करने के लिए बुलाया। 1965 के दौरान लाल बहादुर शास्त्री जी की सरकार में भारत पाकिस्तान के युद्ध में एक बार फिर संघ और आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने वही भूमिका निभाई। इस बार कार्यकर्ताओं ने सैन्य मार्गों की सुरक्षा की और यह सिलसिला 1971 के दौरान इंदिरा गांधी की सरकार में हुए युद्ध तक जारी रहा। जनसंघ के सामने विसंगतियां भी कभी कम नहीं रही और चुनौतियों का यह सिलसिला देश की स्वतंत्रता के बाद भी शुरू हो गया था। तमाम राजनीतिक दलों और विचारधाराओं के और कांग्रेस सरकार के बीच खुद का अस्तित्व स्थापित करना ही सबसे बड़ी चुनौती थी। पहले और दूसरे चुनाव में 3 और 4 सीटें जीतने के बावजूद जनसंघ का संघर्ष जारी रहा। 1968 में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की मृत्यु के बाद जनसंघ के सामने सबसे बड़ा संकट नेतृत्व का था और फिर 1969 में अध्यक्ष चुने गए अटल बिहारी वाजपेयी। इसके बाद फिर लोकसभा चुनाव हुए और अटल जी की अगुवाई में जनसंघ ने देश की जनता को नारा दिया, गरीबी के खिलाफ जंग। इसी बीच लालकृष्ण आडवाणी जी भी उभर कर सामने आए, पहली बार सांसद बने और फिर जनसंघ के अध्यक्ष। 1975 में लगाए गए आपातकाल के दौरान भी जनसंघ ने अपने हिस्से की जिम्मेदारी बेखूबी निभाई। 1977 के आम चुनाव हुए और महागठबंधन भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। अटल बिहारी जी देश के विदेश मंत्री बने और आडवाणी जी सूचना एवं प्रसारण मंत्री। भले ही सरकार 30 महीने में गिर गई, पर 1980 में हुए 7वें लोकसभा चुनाव में जनसंघ ने एक बार फिर 35 सीटों जीतकर अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। इसके बाद जनसंघ भारतीय जनता पार्टी बनी, जिस पार्टी ने 1984 के चुनाव में 2 सीट जीती। उसने ही 1989 के चुनाव में कुल 85 सीट हासिल की। जनता पार्टी के मुखिया जयप्रकाश नारायण ने आपातकाल के दौर में जनसंघ के लिए एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि यदि जनसंघ सांप्रदायिक है तो मैं भी सांप्रदायिक हूँ। इसके बाद जनसंघ भारतीय जनता पार्टी ने जितनी लड़ाइयाँ लड़ी वह खुद में ऐतिहासिक थी, चाहे वह 1990 के दौरान राम मंदिर के लिए सोमनाथ और अयोध्या के बीच रथ यात्रा हो या 1996 में 13 दिन और 1998 में 13 महीने की सरकार। इस राजनीतिक दल के सामने विपरीत हालात कभी कम नहीं हुए। इसके बावजूद जनसंघ की मौजूदगी और प्रासंगिकता बराबर बनी रही। देश के राजनीतिक इतिहास में राजनीतिक दलों की कमी नहीं है, लेकिन याद, चर्चा और स्मरण उनका ही किया जाता है जिन्होंने जनता को निराश नहीं किया हो। अतः ऐसा प्रतीत भी हो रहा है वर्तमान जनसंघ यानी आज का भाजपा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य विषय के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।